आज का लेक्चर हमारा एसिम्प्टोटिक डेफिनेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम था। सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिकैप करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। हमने कुछ फंक्शंस का कंपैरिजन किया था विद रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज n। हमने f ऑफ n फंक्शन डिस्कस किया था, हमने g ऑफ n फंक्शन डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो तो उस पॉलिनोमियल में वो वाला कंपोनेंट हमने एक्सट्रैक्ट करना है जो ज्यादा इंपैक्टफुल हो। हमने कांस्टेंट को रिमूव किया, हमने कोएफिशिएंट्स को रिमूव किया और हमने रेट ऑफ ग्रोथ फंक्शंस की फाइंड की। उसके बाद हमने कुछ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस इंट्रोड्यूस किए थे। आज हम उन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की डिटेल में आपके सामने रखूंगा। आज जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली बिग ओ नोटेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम ओमेगा नोटेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम थीटा नोटेशन पढ़ेंगे। याद रखें ओमेगा इन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके जहन में होनी चाहिए कि हम बेसिकली उन फंक्शंस के कंपैरिजन पे ही जाएंगे जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही फाइंड कर रहे हैं उन फंक्शंस की। अब जब हम बिग ओ नोटेशन से स्टार्ट करते हैं तो बिग ओ नोटेशन हमें हमेशा अपर बाउंड के बारे में बता रहा होता है। लेट्स सपोज हम लिनियर सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, एक एरे हमारे पास जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट हम उस पर्टिकुलर एरे में सर्च करने जा रहे हैं वो एलिमेंट अगर लास्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 9th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो वो हमारे पास वर्स्ट केस बन जाएगा। तो एक चीज आपने जहन में रखनी है कि बिग ओ नोटेशन आपको हमेशा कहां लेके जाता है, वर्स्ट केस की तरफ लेके जाएगा। अगर मैं लिनियर सर्चिंग की बात करूं, इसी तरह की हम एग्जांपल सॉर्टिंग में भी जनरेट कर सकते हैं। और बिग ओ नोटेशन बेसिकली अपर बाउंड की तरफ हमें लेके जाता है, तो जब वो अपर बाउंड की तरफ लेके जाएगा तो डेफिनेटली वो वर्स्ट केस ही हमारे पास होगा। अगर बिग ओ नोटेशन को थोड़ा सा हम मैथमेटिकली एक्सप्लोर करें तो ये फंक्शन है हमारे पास f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ n। तो ये आपने जहन में रखना है कि दो फंक्शंस हमने इंट्रोड्यूस कराए और बिग ओ नोटेशन किस फंक्शन के साथ है, g ऑफ n के साथ। अगर हम थोड़ा सा और इसे फॉर्मली देखें तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं f ऑफ n इज लेस देन आर इक्वल टू g ऑफ n। देखें g ऑफ n के साथ बिग ओ नोटेशन लगा हुआ है ना, इसीलिए मैंने ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन बेसिकली g ऑफ n की तरफ लगाया है। यानी g ऑफ n का रेट ऑफ ग्रोथ किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बाद f ऑफ n से ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट। अब ये पॉइंट हमने एक्सप्लोर करना है नेक्स्ट स्लाइड पे, इस पे काफी डिस्कशन है हमारी। यानी g ऑफ n का रेट ऑफ ग्रोथ किसी स्पेसिफिक पॉइंट, और ये पॉइंट हमें इनपुट साइज से ही मिलेगा, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बाद f ऑफ n से ज्यादा हो जाएगा। तो दो चीजें हमें यहां पता चली, बिग ओ नोटेशन हमें अपर बाउंड की तरफ लेके जाता है जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे होते हैं किसी फंक्शन की, और बिग ओ ऑफ जब बिग अपर बाउंड की हम बात कर रहे होते हैं तो हम वर्स्ट केस की बात कर रहे होते हैं। इसके बरक्स जब हम ओमेगा नोटेशन को देखते हैं तो ओमेगा नोटेशन हमें लोअर बाउंड की तरफ लेके जाता है। इट मींस कि अगर हम लिनियर सर्चिंग की एग्जांपल लें और हम कोई एलिमेंट सर्च कर रहे हैं और वो एलिमेंट अगर फर्स्ट इंडेक्स पे या सेकंड इंडेक्स पे या थर्ड इंडेक्स पे हमें उस एरे के मिल जाए तो ये हमारे पास बेस्ट केस में आता है, यानी हम लोअर बाउंड की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज जो हमें पता चली कि ओमेगा नोटेशन हमें बेस्ट केस की तरफ लेके जाता है। अगर हम इसे मैथमेटिक फॉर्मली थोड़ा डिस्कस करें तो f ऑफ n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ g ऑफ n। अब ओमेगा जहां हमें नजर आएगा वहां मैंने लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया है। ओमेगा क्योंकि g ऑफ n के साथ यूज हुआ है तो g ऑफ n की तरफ लेस देन आर इक्वल टू, तो f ऑफ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू g ऑफ n। यानी किसी स्पेसिफिक ओमेगा नोटेशन हमें वो स्पेसिफिक पॉइंट बताएगी जिस पॉइंट के बाद g ऑफ n का बिहेवियर या g ऑफ n का रेट ऑफ ग्रोथ बेसिकली नीचे आ जाएगा f ऑफ n से। थर्ड वन इज बेसिकली थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन हमें एवरेज केस के बारे में बता रहा होता है। इसी लिनियर सर्चिंग की एग्जांपल को अगर हम लेके चलें और हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च करने जा रहे हैं तो लेट्स सपोज
अगर वो एलिमेंट जो हम सर्च करने जा रहे हैं वो एरे में कहीं दरमियान वाली स्लॉट पे पड़ा हुआ है तो वो हमें एवरेज केस की तरफ लेके जाएगा और थीटा नोटेशन बेसिकली एवरेज केस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। फॉर्मली अगर हम थीटा नोटेशन को लिखना चाहें तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन हम लिख सकते हैं। इसी को हमने फर्दर एक्सप्लोर करना है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। अब अगर इस पर्टिकुलर स्लाइड पे देखें तो बिगो नोटेशन को थोड़ा सा और हमने एक्सप्लोर करना है। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ फंक्शन हमें नजर आ रहा है और एक जी फंक्शन हमें नजर आ रहा है। इसके डोमेन भी रियल नंबर्स हैं और इसकी रेंज भी रियल नंबर आपको नजर आ रही है। अब हम थोड़ा सा फॉर्मली जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बाद, क्योंकि हम बिगो नोटेशन डिस्कस कर रहे हैं तो हम अपर बाउंड की बात कर रहे होंगे, हम वर्स्ट केस की बात कर रहे होंगे। तो बेसिकली बिग ओ नोटेशन हमें वो स्पेसिफिक पॉइंट बताएगा, हमें वो स्पेसिफिक नंबर बताएगा, हमें वो स्पेसिफिक वैल्यू बताएगा जिस वैल्यू के बाद जी ऑफ एक्स का बिहेवियर, जी ऑफ एक्स की रेट ऑफ ग्रोथ बेसिकली एक्सेल कर जाएगी एफ ऑफ एक्स से। नाउ अगर हम फॉर्मली इसे सेट बिल्डर नोटेशंस में देखें थोड़ा सा, तो देयर एग्जिस्ट सी एंड के। हमारा सारा का सारा एम्फेसिस अब इन दो वैल्यूज पे होगा, सी और के। सी बेसिकली कोएफिशिएंट है जो कि किसी भी पॉलिनोमियल के साथ होता है। अगर मैं एक पॉलिनोमियल यहां लिखता हूं कि 2n², ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, तो ये 2 बेसिकली सी होगा हमारे पास जो कि कोएफिशिएंट है। ओके, तो सी इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल और k बेसिकली वो पॉइंट, वो वैल्यू है जिस वैल्यू के बाद g ऑफ x की जो g ऑफ x का बिहेवियर है वो बेसिकली ग्रेटर देन होगा f ऑफ x से। g ऑफ x की रेट ऑफ ग्रोथ बेसिकली अपर बाउंड की तरफ जा रही होगी, इसने नीचे की तरफ नहीं आना। तो हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू c ऑफ g ऑफ x। तो ये कांस्टेंट हमेशा हमने g ऑफ x के साथ यूज करना है क्योंकि बिगो नोटेशन g ऑफ x के साथ है। ठीक है, तो c बेसिकली वो कांस्टेंट है, ठीक है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू वो कोएफिशिएंट होगा बेसिकली, और k वो पॉइंट है जो हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। हम आगे काफी सारी एग्जांपल करेंगे तो इसी k को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन k, तो x इज बेसिकली द इनपुट साइज जो x एक्सिस पे होगा। तो बियॉन्ड सम पॉइंट k, यानी k पॉइंट के बाद फंक्शन f इज एट मोस्ट अ कांस्टेंट c टाइम्स g, यानी f ऑफ x इस k पॉइंट के बाद हमेशा नीचे ही रहेगा एज कंपेयर टू g ऑफ x। अगर हम इसे कंपेयर करें तो आप f इज बिग O ऑफ g, आप इसे ये भी कह सकते हैं f इज इक्वल टू बिग O ऑफ g अगर आपके पास है, तो अल्टीमेटली f बेसिकली बिलोंग करेगा बिग O ऑफ g के साथ। इस स्लाइड में एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है एट मोस्ट की, तो आप इस एट मोस्ट को ओमिट भी कर सकते हैं। कुछ बुक्स में बेसिकली ये एट मोस्ट की टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, तो आप रेट ऑफ ग्रोथ भी कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी भी कह सकते हैं, एट मोस्ट को आप ओमिट भी कर सकते हैं। यही पॉइंट जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे बेसिकली एक्सप्लेन किए, तो ये k बेसिकली वो वैल्यू है जो x एक्सिस से आपको मिलेगी। ओवरऑल x एक्सिस पे आपको इनपुट साइज नजर आ रहा है n। अब देखें यहां इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये हमारे पास f ऑफ n का ग्राफ है और ये हमारे पास g ऑफ n का ग्राफ है, और c g ऑफ n, क्योंकि c एक कोएफिशिएंट है, एक कांस्टेंट है जो g ऑफ n को बेसिकली एक्सेल करवा रहा है, इसकी ग्रोथ ज्यादा करवा रहा है। अब यहां अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देखें तो ये वो वैल्यू है, ठीक है ना, ये वो पॉइंट है बेसिकली जहां f ऑफ x और f ऑफ n और g ऑफ n दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, और x एक्सिस पे ये वो पॉइंट है, ये वो वैल्यू है बेसिकली, k की वैल्यू है जिसके बाद आपका g ऑफ n का रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा ऊपर रहेगा एज कंपेयर टू f ऑफ n के। तो ये वो k वैल्यू है और हमने एग्जांपल्स में बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हमारे पास आ रही हैं तो उसमें यही k की वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट करनी है। तो हम प्रीवियस स्लाइड में बेसिकली इस पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे थे कि ये वो k की वैल्यू है जिसके बाद g ऑफ n का रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू f ऑफ n। तो होपफुली आपको इस k पॉइंट की समझ आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिन एग्जांपल्स में हम k की वैल्यू मैथमेटिकली एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे अगर हम देखें तो दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक f का फंक्शन है। अगर हम एग्जांपल 1 को पहले एक्सप्लोर करें
तो यहाँ हम बेसिकली n की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे दोनों फंक्शंस में और उसका बिहेवियर देखेंगे। यानी यहाँ हमने n की वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ हमें n की वैल्यूज पुट करके f फंक्शन की वैल्यूज मिल रही होंगी और फिर हमें n की वैल्यूज पुट करके एट द एंड ऑफ द डे g की वैल्यू पुट g ऑफ n की वैल्यू मिल रही होगी। हम n की मुख्तलिफ वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। n की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो f आपको 6 रिटर्न करेगा, 1 + 5 6, और n की वैल्यू 1 जब g ऑफ n में आप पुट करेंगे तो 1 की पावर 2, 1 का स्क्वायर आपको 1 ही रिटर्न करेगा। जब n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो बेसिकली f ऑफ n आपको 7 रिटर्न करेगा और g ऑफ n आपको 4 रिटर्न करेगा। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारा g ऑफ x बेसिकली या g ऑफ n एक्सेल नहीं किया, उसकी रेट ऑफ ग्रोथ हमें वो पॉइंट नहीं मिला जिस पॉइंट पे g ऑफ x बेसिकली एक्सेल कर गया है एज कंपेयर टू f ऑफ n के। अब अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो f हमें क्या आउटपुट देता है 8 और g ऑफ n हमें क्या आउटपुट देता है 9। तो देखिए यहां से g ऑफ n बेसिकली एक्सेल करने लगा है। हम देखते हैं कि अगले पॉइंट्स पे भी ये इसी तरह एक्सेल करता है या नहीं। n की वैल्यू जब हम 4 पुट करेंगे तो ये हमें बेसिकली f हमें क्या रिजल्ट देगा 9 रिजल्ट देगा और g ऑफ n अगर हमें रिजल्ट देगा तो वो क्या देगा 16 रिजल्ट देगा। इट मींस आगे आप n की जो भी वैल्यूज पुट करते रहोगे g ऑफ n का रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू f ऑफ n के। अब हमने वो पॉइंट, में कलर चेंज कर लूं, अब हमने बेसिकली वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट वो वैल्यू n की फाइंड करनी है और वो वैल्यू हमारे लिए k होगी जिसको पुट करने के बाद g ऑफ n बेसिकली एक्सेल कर गया, उसका रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा ऊपर रहेगा। ये n की वैल्यू अगर आप 3 एक्सप्लोर करें तो यहां से बेसिकली g ऑफ n की वैल्यू ज्यादा होने लगी है और उसके बाद 4 पे 16 आ गई है, 5 पे जब ये आएगी तो ये 25 आ जाएगी और ये 10 हमारे पास आ जाएगी। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए k की वैल्यू 3 है। k की वैल्यू कौन सी है 3 है। एक और पॉइंट आपको बता दूं कि हमेशा k की वैल्यू हमने लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू नहीं लेनी। k की वैल्यू हमेशा हमने वो वाली नहीं लेनी जिस वैल्यू को पुट करने से हमारे पास g ऑफ x की फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू आ गई है। हम k की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, हम k की वैल्यू 5 भी ले सकते हैं क्योंकि 4 पे भी तो वो ग्रेटर बिहेवियर शो कर रहा है ना g फंक्शन। हम k की वैल्यू 5 भी लिख सकते हैं, हम k की वैल्यू 6 भी ले सकते हैं। तो ये चीज हमने फॉर्मल डेफिनेशन में नेक्स्ट स्लाइड्स में कंप्लीट करनी है। ये सेकंड एग्जाम्पल जो है इसे आपने करना है, आप n की मुख्तलिफ वैल्यूज f में पुट करें, फिर n की मुख्तलिफ वैल्यूज g ऑफ n में पुट करें और आप इजीली k वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिसके पुट करने से g ऑफ n आपको हमेशा रेट ऑफ ग्रोथ उसका ज्यादा होगा। थोड़ा सा फॉर्मली डेफिनेशंस देखते हैं। नोट दैट f इज बिग O ऑफ g as long as any value c and k exist that satisfy the definition। तो हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं the particular c k values that make the statement true are not unique। वही पॉइंट के k की वैल्यू हमेशा यूनिक नहीं होगी और c की वैल्यू अभी तक हमने नहीं एक्सट्रैक्ट की। मैं आपको बताऊंगा कि c की वैल्यू आपके पास कौन सा कोएफिशिएंट होगा और किस वे में आपने लेना है। तो k की वैल्यू की बात हो रही थी, k की वैल्यू हमेशा यूनिक नहीं रहेगी। एनी लार्जर वैल्यू ऑफ c और k विल आल्सो वर्क। तो प्रीवियस स्लाइड पे हमने पढ़ा है कि k की वैल्यू हमने 3 हमेशा नहीं लेनी, हम k की वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, हम k की वैल्यू 5 भी ले सकते हैं। ओके अब इसी चीज को यहां थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर करना है और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें डिटेल पता चल जाएगी कि हमने c कैसे फाइंड करना है और हमने k कैसे फाइंड करना है। लेट्स सपोज एक फंक्शन हमें गिवन है, आप इसे f ऑफ n भी कह सकते हैं, 30n + 8। हम प्रीवियस लेक्चर में ये कर चुके हैं कि हम अगर 30n + 8 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास बिग O ऑफ n ही निकलेगी। लेकिन यहां हमने प्रूफ करना है कि वाकई 30n + 8 की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास बिग O ऑफ n है। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम पहले कांस्टेंट को एलिमिनेट करते थे, उसके बाद हम कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करते थे तो हमारे पास n रह जाता था। तो बिग O ऑफ n बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन में n ही एक डोमिनेंट टर्म है। अब इसे प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। नाउ देयर एग्जिस्ट c एंड k, यही c और k हमने फाइंड करना है।
जब तक सी और के हमारे पास नहीं आता तो हम प्रॉपरली इस चीज को प्रूव ही नहीं कर सकते। हमारे पास सी और के है, इन अदर वर्ड्स 30n plus 8 is less than or equal to c of n। हमारे पास हमने जब ये सेट बिल्डर नोटेशन प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि f of x हमारे पास f of x is less than or equal to c g of x। हमने यही पढ़ा था ना, f of x is less than or equal to c g of x। अब आप इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो 30n plus 8 आपके पास क्या हो गया, f of n is less than or equal to c, आपके पास ये वाला कोएफिशिएंट हो गया, ये वाला कांस्टेंट हो गया, और n आपके पास g of x हो गया। तो इन अदर वर्ड सी जी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी एन लिख सकता हूं फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन के। नाउ सबसे पहले सी को डिस्कस करते हैं कि हमने सी किस तरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखें इस एफ ऑफ एक्स में 30n plus 8 में n का कोएफिशिएंट क्या है, 30। तो याद रखें, ये चीज आपने जहन में रखनी है कि आप जब सी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा इस 30 से एक ज्यादा होगा। अगर ये 2n होता तो c हमारे पास 3 हो जाता, ये 30n है तो c आपने हमेशा एक ज्यादा लेना है। तो यहां c हमारे पास क्या है, 31, और k हमारे पास क्या है, इसी f of n में हमें कांस्टेंट टर्म कौन सी मिल रही है, 8। तो मैंने k की वैल्यू को 8 असाइन कर दिया। तो दो तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं, या तो आप इसमें n की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करें दोनों फंक्शन में, और या डायरेक्टली आप उस कोएफिशिएंट, उस कांस्टेंट को k की वैल्यू रख दें और उस कोएफिशिएंट को एक इंक्रीज करके c की वैल्यू असाइन कर दें फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन k, और यहां के हमारे पास क्या है, 8 आ गया। अब cn से स्टार्ट करते हैं। cn बेसिकली मेरे पास क्या है, g of x। ओके, तो cn को मैं लिख सकता हूं, c की वैल्यू क्या है, 31, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो इसे मैं 31n लिख सकता हूं। 31n को मैं 30n plus n लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, g है। आपने जहन में रखना है कि ये हमारे पास g है, तो g हमेशा ग्रेटर होगा f से ना, g हमेशा ग्रेटर होगा f से। तो 30n plus 8 मेरे पास f है, तो f of n आपके पास क्या है, 30n plus 8, और g of n आपके पास क्या है, 30n plus n। तो आप n की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके भी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब मैं लिख सकता हूं कि 30n plus 8 इज लेस देन c of n, और c of n मेरे पास ओवरऑल क्या है, cg of x। इट मींस आपने प्रूव कर लिया। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपने c की वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट की, आपने k की वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट की। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज f of n हमारे पास क्या है, n square plus 1। अब जब आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो बिग ऑफ n स्क्वायर ही निकलेगी, क्योंकि डोमिनेंट टर्म आपके पास क्या है, n स्क्वायर है, और 1 को आप एलिमिनेट कर लेंगे और कोएफिशिएंट ऑलरेडी इसका 1 है। नाउ देयर एग्जिस्ट c एंड c, k। हमने बेसिकली c और k फाइंड करना है। f of n आपके पास क्या है, n square plus n। अकॉर्डिंग टू द बिग ओ, क्योंकि हम कर रहे हैं बिग ओ नोटेशंस, तो लेस देन और इक्वल टू c of n स्क्वायर। ये बेसिकली आपके पास cg of n है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन k। नाउ c, इस पर्टिकुलर f में आप देखें n स्क्वायर को कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो आपने इसे एक इंक्रीज करना है, ये 2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या होगी, 2। जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में 30 कोएफिशिएंट था तो c की वैल्यू क्या हो गई थी, 31। यहां 1 कोएफिशिएंट है तो c की वैल्यू क्या हो गई है, 2। यहां अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर f ऑफ n में 1 कांस्टेंट है हमारे पास, तो k की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है, नाउ cn स्क्वायर से आप स्टार्ट करें, क्योंकि g ऑफ n हमारे पास cn स्क्वायर है। नाउ c की वैल्यू क्या है, 2। मैं 2n स्क्वायर लिख सकता हूं, 2n स्क्वायर को n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकता हूं, और ग्रेटर देन n स्क्वायर प्लस 1। तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मेरे पास g आ गया है, ग्रेटर देन मेरे पास ये वाली टर्मिनोलॉजी, और n स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास f आ गया है। तो ये हमने प्रूव कर लिया है। हम इजीली लिख सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू cn स्क्वायर। तो होपफुली इन दोनों एग्जाम्पल से आपको c और k की वैल्यू का पता चल गया है कि डायरेक्टली अगर आपने फंक्शन से c और k की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो कैसे होगी। ओके, इसी पर्टिकुलर प्रीवियस एग्जांपल को अगर हम लेके चलते हैं तो n का बिहेवियर आप देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, लिनियर लाइन। उसके बाद 30n plus 8 को अगर आप देखें तो ये भी आपकी लिनियर लाइन ही होगी, लेकिन क्योंकि 8 और 30 के फैक्टर की वजह से, 30 कोएफिशिएंट है और 8 बेसिकली कांस्टेंट टर्म है, आपको इसकी ग्रोथ n से ज्यादा नजर आ रही है।
और उसके बाद जब आप Cn को देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास वो 31n है, तो 31n इज मच मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू 30n प्लस 8। तो हम लिख सकते हैं कि n इज लेस देन आर इक्वल टू 30n प्लस 8 इज लेस देन आर इक्वल टू 31n। और ये वो k का पॉइंट है, बेसिकली ये वो पॉइंट है, और ये हम कह सकते हैं कि वो k की वैल्यू है, ठीक है ना, जिसे पुट करने से हमारा 31n हमेशा ऊपर रहेगा, ग्रेटर देन, उसकी रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू f के, यानी f ऑफ n अगर मैं 30n प्लस 8 कहूं तो इससे उसका बिहेवियर ज्यादा होगा। तो ये ऑलरेडी हम प्रीवियस स्लाइड पे कर चुके हैं, तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होने वाला। ये वो एरिया है जिससे आपको k मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली n की वो वैल्यू है जिसे हम k कहेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को पुट करने से 31n हमेशा रेट ऑफ ग्रोथ उसकी ज्यादा रहेगी। नाउ 30n plus 8 definitely belongs to big O of n. Now इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने कुछ फंक्शन यहां लिए हैं। यहां मैं अगर कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज कर दूं, यहां मैंने बेसिकली f of n is equal to log n लिया, f of n is equal to n लिया, f of n is equal to n log n लिया, f of n is equal to n square लिया, f of n is equal to n cube लिया, f of n is equal to 2 की पावर n, जो कि एक्सपोनेंशियल टर्म है हमारे पास, जिसकी रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा है। तो मैं इसे मैथमेटिकली लिख सकता हूं कि log of n is less than or equal to n is less than or equal to n log n is less than or equal to n square is less than or equal to n cube is less than or equal to 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n की रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा है, उसके बाद n क्यूब की है, उसके बाद n स्क्वायर की है, उसके बाद n log n की है। तो आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी इस तरह इनइक्वालिटी की बना सकते हैं इससे। तो कॉमन ऑर्डर्स आपको मुख्तलिफ फंक्शंस के फॉर्म में बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे एक टेबल की फॉर्म में बेसिकली कुछ वैल्यूज मैंने n की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए एक्सट्रैक्ट की हैं। यहाँ आपको f of n is equal to n log n नजर आ रहा है, f of n is equal to n का फंक्शन है, f of n is equal to n log 1 का फंक्शन है, f of n is equal to n square का फंक्शन है, f of n is equal to n क्यूब का फंक्शन आपको नजर आ रहा है, और f of n is equal to 2 की पावर n का फंक्शन आपको नजर आ रहा है। और इन तमाम फंक्शंस का एग्जीक्यूशन टाइम बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन यूनिट्स हमने कैलकुलेट किया है n की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके। तो यहाँ n की वैल्यू 10 पुट की है, और 10 के स्केल से बेसिकली ये सारी की सारी इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ अगर एक्सप्रेशन की देखें तो एक और टर्मिनोलॉजी यहां इंट्रोड्यूस हुई है कि जब भी आप बेसिकली बिग ओ की टर्मिनोलॉजी में कोई फंक्शन अगर हमारे पास गिवन हो तो उस फंक्शन में हम बिग ओ की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक अरिथमेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो मैं x स्क्वायर प्लस बिग ओ ऑफ x से लिख सकता हूं। बिग ओ ऑफ x इसलिए लिख सकता हूं, अगर मैं इस x प्लस 1 वाले एक्सप्रेशन को आइसोलेट कर दूं तो इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करता हूं तो वो बिग ओ ऑफ x ही आएगी मेरे पास। ठीक है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 को हम रिमूव करेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 है तो बिग O ऑफ x हो जाएगी, x बेसिकली डोमिनेंट टर्म है। तो मैं लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर प्लस बिग O ऑफ x को मैं नियरली इक्वल टू g सच दैट देयर एग्जिस्ट f बिलोंग्स टू बिग O ऑफ x फुल कॉलन g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस f ऑफ x, और इस केस में f ऑफ x आपके पास क्या है, x प्लस 1, और x प्लस 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O नोटेशन की फॉर्म में हमने फाइंड की बिग O ऑफ x। तो होपफुली ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आप समझ गए होंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो बिग O नोटेशन से रेलेवेंट हैं। फॉर ऑल c इज ग्रेटर देन 0, बिग O ऑफ c f is equal to big O of f plus c is equal to big O of f minus c, ये सब big O of f के बराबर है। तो c क्योंकि कांस्टेंट है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो big O of f के बराबर है, अगर ये कांस्टेंट ऐड हो रहा हो तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आप एट द एंड ऑफ द डे ये big O of f के ही बराबर है। अगर हम एडिशन में इसे देखें अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं g और h, g भी बिलोंग कर रहा है बिग O ऑफ f से,
H भी बिलोंग कर रहा है बिग O ऑफ F से, तो G प्लस H भी बिग O ऑफ F से ही बिलोंग करेगा। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, अगर G फंक्शन बिग O ऑफ F1 से बिलोंग कर रहा है और H फंक्शन बिग O ऑफ F2 से बिलोंग कर रहा है, तो अब जब हम इसकी एडिशन फाइंड करेंगे तो वो G ऑफ G प्लस H किससे बिलोंग करेगा? बिग O ऑफ F1 प्लस F2। ना अब जब यहाँ एडिशन हो रही होगी तो यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, बिग O ऑफ मैक्स F1 F2। ना इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा, और ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें इफ कंडीशन, एक सूडो कोड है जिसमें बेसिकली इफ कंडीशन शामिल है। ठीक है, इफ कंडीशन 1, अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है और इस कंडीशन के बेस पे इफ की बॉडी में मैंने फॉर लूप लगाया है। ठीक है, अब जब मैंने फॉर लूप लगाया तो फॉर लूप डेफिनेटली या 5 टाइम्स रन हो रहा होगा या n टाइम या 10 टाइम्स रन हो रहा होगा। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि फॉर लूप ने डेफिनेटली n टाइम्स तो रन होना है ना। और उसके बाद मेरे पास एल्स ब्लॉक होगा, और एल्स ब्लॉक में मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, और वो असाइनमेंट स्टेटमेंट में कह देता हूं कि मैं एल्स के ब्लॉक में बेसिकली a को 2 असाइन कर रहा हूं, a को 2 असाइन कर रहा हूं। एक ही ऑपरेशन मेरे पास हो रहा है, सिंपल सा असाइनमेंट का ना। अब अगर मैं इफ के, ये बेसिकली मेरे पास इफ का ब्लॉक है, मैं कलर कॉम्बिनेशन यहां चेंज कर देता हूं, ये मेरे पास इफ का ब्लॉक है। ठीक है, और ये मेरे पास एल्स का ब्लॉक है। अगर मैं इफ की कंडीशन मेरे पास ट्रू होती है तो आपके कंपाइलर का कंट्रोल फॉर लूप पे आएगा, और फॉर लूप ने n टाइम्स तो एग्जीक्यूट होना है ना। तो ओवरऑल अगर एक फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप फाइंड करें तो ये बिग ऑफ n ही बनेगी। मैं एज्यूम करता हूं कि फॉर लूप बेसिकली n टाइम्स रन हो रहा होगा। और लेट सपोज अगर आप एल्स ब्लॉक पे आते हो तो यहां एक ही ऑपरेशन है, तो इसने कांस्टेंट टाइम लेना है। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करता हूं तो ये बिग ऑफ 1 मेरे पास आएगी। आप भी समझ रहे होंगे कि मैंने एक बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल यहां स्टार्ट कर दिया। मैं बेसिकली ये मैक्स की टर्मिनोलॉजी यहां समझाना चाहता हूं। लेट सपोज ये F1 आपके पास क्या है? बिग ऑफ F1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, और F2 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग ऑफ 1 है। तो अब जब आप बिग O ऑफ मैक्स करेंगे तो बिग O ऑफ n और बिग O ऑफ 1 में जो मैक्सिमम है वो बेसिकली बिग O ऑफ n ही है हमारे पास। और हम चाहते भी बिग O नोटेशन में डोमिनेंट टर्म उठाना है, अपर बाउंड की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बेसिकली इस तरह के सूडो कोड्स के लिए है कि अगर आपके पास इफ की कंडीशन के बेस पे आप लूपिंग स्ट्रक्चर रन कर रहे हो और एल्स के ब्लॉक में आपके पास सिंपल स्टेटमेंट्स हो। तो होपफुली इस पर्टिकुलर एग्जांपल से इस मैक्स की टर्मिनोलॉजी आप समझ गए होंगे। नाउ प्रोडक्ट्स में भी आप इसी तरह कर सकते हैं। अगर g एक फंक्शन है जो कि बिलोंग कर रहा है बिग ऑफ f1 से, और h एक फंक्शन है जो कि बिलोंग कर रहा है बिग ऑफ f2 से, अब जब gh का प्रोडक्ट होगा तो वो बिलोंग करेगा f1 f2 से। तो इसकी एग्जांपल अगर हमने ऑलरेडी नेस्टेड लूप की भी, हम अगर आपको याद हो तो नेस्टेड लूप में भी हम 3-4 एग्जांपल्स नेस्टेड लूप के प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, और हमने नेस्टेड लूप वाले सूडो कोड और की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड की थी बिग O नोटेशन की फॉर्म में, यानी n स्क्वायर हमारे पास वो आई थी। हमने ये एज्यूम किया था कि आउटर लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है और इनर लूप m टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ओवरऑल n मल्टीप्लाई बाय m था, और हमने एजम्पशन की बुनियाद पे फिर उसे n स्क्वायर कर दिया है। तो जब वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उस केस में आपने नेस्टेड लूप की एग्जांपल को कंसीडर करना है। आप अगर प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें वो एग्जांपल्स हमने काफी डिटेल से और उस पर काफी टाइम कंज्यूम किया था। Now, big O, another property is basically transitive property. Transitive property ये है कि अगर F big O of G से belong कर रहा है, ठीक है, और G big O of H से belong कर रहा है, तो इन दोनों का intersection या AND operation tends to, फिर F belong करेगा किससे? big O of H से। इसकी simple example अगर मैं दूं, अगर F basically less than H हो और h लेस देन g हो हमारे पास, अगर f लेस देन आर इक्वल टू h हो और h लेस देन आर इक्वल टू g हो, तो इट मींस के f भी हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू g होगा ना। तो दिस इज बेसिकली द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर f फंक्शन का बिहेवियर h से लेस देन आर इक्वल टू है
और h फंक्शन का बिहेवियर g से लेस देन आर इक्वल टू है, तो अल्टीमेटली f का बिहेवियर भी g से लेस देन आर इक्वल टू होगा। तो दिस इज बेसिकली द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस एग्जांपल को, इस वीडियो को पॉज करें और इस एग्जांपल को थोड़ा सा मैप करें इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, इस पर्टिकुलर रिलेशन पे, तो आप होपफुली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट बिग ओ नोटेशन। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इन केस अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो आप लाजमी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।